हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। तो आइए आपका सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल एडू एरेना कोटा पर। मैं एसएम सर आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिज़िक्स, और फिज़िक्स के बारे में हम लोग एंटायर सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अपलोड करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। मगर आपको पता है ये सारी चीज़ें विदाउट योर सपोर्ट, विदाउट योर प्यार, ठीक है, के बिना पॉसिबल नहीं है। ये आपको भी पता है और मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मोटिवेशन आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमें बहुत मिलता है। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल यानी कि आप ही के इस चैनल यूट्यूब चैनल एडू एरेना कोटा पर बनाए रखिएगा, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था आप ही के लिए, ठीक। वो सारा वीडियो में दिक्कत ये हो गया कि मैंने पूरा रिकॉर्डिंग कर लिया, लेकिन उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है। पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग ज़ीरो थी। तो मुझे फिर से यही वाला वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इस वाले वीडियो में हम आपको स्टार्टिंग करेंगे फिजिक्स की 11th से, बेसिक से, ठीक है, और आपको पूरा 11th और 12th का एंटायर सिलेबस देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने पहले ही बोला आपको कि बिना आपके प्यार और सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल है, मैं अच्छा कंटेंट देना चाहता हूँ, अच्छी चीज़ें देना चाहता हूँ, तो मुझे आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो मेरे अंदर मोटिवेशन बना रहेगा, और मोटिवेशन बना रहेगा तो मैं काम करता रहूँगा। क्योंकि जब आपके कमेंट आएंगे कि सर ऐसा, सर वैसा, ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। लगता है कि जब बच्चे ये बोल रहे हैं तो ये भी कर लिया जाए, वो भी कर लिया जाए, सारी चीज़ें फिर होने लग जाती है धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं एसएम सर आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल एडू एरेना कोटा पर। तो आज हम फिजिक्स का एक 11th क्लास का टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। 11th क्लास के टॉपिक में सबसे पहले पता है आपको फिजिक्स की स्टार्टिंग बेसिक मैथ से होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग वेक्टर्स पढ़ाते हैं, ठीक, फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स पढ़ाते हैं, ओके। बेसिक मैथ्स और वेक्टर जो यूजेज हैं वो हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे। अंदर धीरे 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 सारी चीज़ें इसी में करेंगे। फिर भी आप लोगों का रहा कि हम लोगों को अलग से पढ़ाइए बेसिक मैथ्स और वेक्टर, तो वो अलग सिचुएशंस होगी, ठीक। तो मैं एसएम सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स का पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स, ठीक है। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि काइनेमेटिक्स क्या चीज़ है, ओके। तो काइनेमेटिक्स के बारे में बताते हैं। काइनेमेटिक्स के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है मोशन के बारे में स्ट्रेट लाइन में, और दूसरा होता है मोशन इन प्लेन। देन काइने मतलब मोशन और मैटिक्स मतलब मेजरमेंट। मोशन के मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखो यार, अपने को ज़्यादा समय नहीं खराब करना और सीधा टॉपिक पे आना है, क्योंकि हमें पढ़ाना है, ठीक है। दूसरा होता है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, वैसे बहुत से लोग को पता होगा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बिना हम लोग फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स में ये चैप्टर इतनी बेसिक्स बताएगा आपको जो पूरी फिजिक्स पढ़ने में काम आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बच्चे बोलते हैं कि ये थोड़ा आसान है, लेंथी है, छोड़ के चल सकते हैं क्या। नहीं बेटा, इस चैप्टर को कभी भी स्किप करके मत चलिएगा। इसके बिना आपको फिजिक्स में बड़ी दिक्कतें आने लग जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें सिखाई है इस चैप्टर ने, और ये आपको सिखाएगा। जो लोग 11th में हैं, अभी गए हैं न्यूली, वो लोगों को तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, और जो 12th में है उनको भी एक बार पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपको फिजिक्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ करनी होती है। तो इसमें जितने भी टर्म सीखेंगे हम लोगों को पूरी फिजिक्स के अंदर कहीं भी किसी भी समय किसी भी टाइम पर आपकी लग सकती है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जितने भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होंगे वो सारे के सारे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर स्टडी किए जाते हैं। और जितने भी मोशन होंगे आपके प्लेन के अंदर, जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन में आप ऐसे घूमिए,
ठीक है, तो ये मोशन इन प्लेन हो जाएगा। तो मोशन इन प्लेन के अंदर क्या पढ़ते हैं, मोशन इन प्लेन के अंदर पढ़ते हैं बेटा, देखिए मैं थोड़ा सा क्लासिफाइड करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। मोशन इन प्लेन में मोशन इन प्लेन के पहले देखिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस, जहाँ से थोड़ा सा बातें होना स्टार्ट होती है काइनेमेटिक्स के बारे में। डिस्प्लेसमेंट, ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तीसरा स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी। थोड़ा सा ये आपको पढ़ना होता है, और कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी है, ऐसा नहीं है बेटा। मोशन इन प्लेन में आप पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, मेनली प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि आप बताइए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और भाई आज तो रिकॉर्ड हो जाना, आज तो रिकॉर्ड हो जाना, क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं लगेगा क्योंकि माइक कनेक्ट है, तो रिकॉर्डिंग चल रही है, उसके बीच में हम लोगों को पता नहीं चलता, वो बाद में ही चेक करूँगा तब पता चलेगा, ठीक है। और इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, ओके बेटा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। तो हम तो इसी से स्टार्ट करेंगे, उसको हम लोग इसको ख़त्म होने के बाद उसको पढ़ाई करेंगे। तो आपको पता है थोड़ा एनर्जी लो है मेरे, उस दिन जब मैंने फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था तो मेरे अंदर एनर्जी ज़्यादा थी, मेरी क्या बोलते हैं थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा डिले बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए मैं अब वीडियो रिकॉर्डिंग में ज़्यादा डिले नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है, मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोग करीबन 1 महीना डिले चल रहे हैं, तो इसीलिए अब तबीयत ठीक है नहीं है वो बात की मैटर है, वो आप लोग मेरे को समझेंगे, ठीक, वो मुझे प्यार देंगे तो मुझे अपने आप हिम्मत आ जाएगी अंदर से। वैसे तो मुझे हिम्मत है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपका पूरा सिलेबस, एंटायर सिलेबस इसके अंदर रिकॉर्ड करके डाल दूँ, ठीक है, ठीक। तो देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, तो मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा धीरे धीरे। तो अब हम बताते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। वैसे ज़्यादा बड़ा वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा आज मैं, पहला वीडियो है इसलिए। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले आपको बेसिक जो पढ़ना होता है, मोशन, रेस्ट एंड मोशन के, रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे बेटा। अरे ऐसे आप तो जब जानते ही है ना, हमारे पंटर लोग सब जानते हैं, हमारे लाल पीले, कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो रेस्ट वो चीज़ होती है, आपको पता है कि कोई भी बॉडी, व्हेन बॉडी एट रेस्ट, सर हम तो ये समझते हैं ना बॉडी एट रेस्ट है, बट इट्स नॉट ए एब्सोल्यूट टर्म्स। रेस्ट और मोशन कभी भी आपकी एब्सोल्यूट टर्म नहीं हो सकती है, ठीक है। एब्सोल्यूट टर्म मतलब कि सर मान लीजिए मैं रेस्ट, आपको क्या लग रहा होगा, मैं रेस्ट करूं, चुपचाप खड़ा हूं अपनी जगह पर, तो मैं रेस्ट करूं, ठीक है। आपके रेफरेंस में मैं रेस्ट करूं, तो रेस्ट और मोशन एब्सोल्युटली डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम पर। सर ये रेफरेंस फ्रेम क्या भला है भाई, मोशन के बारे में भी बात करेंगे, तो मोशन और ये डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम पर। उस दिन तो मैंने बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल दिए थे आपको, ठीक है, दिन बड़े प्यारे प्यारे एग्जाम्पल दिए थे।
बेटा तो रेस्ट और मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। रेस्ट और मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे हम लोग, मेरा तो ये प्लानिंग था कि लाइव चलूँगा हमेशा से, लेकिन लाइव चलने के लिए कुछ सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट के लिए हम लोगों को काफ़ी सारा कॉस्ट खर्च करना पड़ता, लेकिन लाइव नहीं हो पा रहे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप की, तो अभी हम लोग उसको नहीं अरेंज कर पा रहे हैं। इस वजह से अभी हम लाइव की जगह रिकॉर्डेड वीडियो ही रख रहे हैं। ठीक है, आपका प्यार मिलेगा तो वो भी हो ही जाएगा। लैपटॉप भी कोई बड़ी बात नहीं है ना। रेफरेंस फ्रेम, ओके। तो रेफरेंस फ्रेम क्या है बेटा? देखो यार, रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये चीज़ आपको पता होगी। नहीं पता है तो पता करिए। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा तो कि रेस्ट क्या है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर खड़े हुए हैं, हमारे बॉयज़ लोग, ठीक है, और आपकी कोई महिला मित्र आपसे दूरी पर खड़ी हुई है, कोई 2 मीटर की दूरी पर, ठीक है, आपकी महिला मित्र आपसे 2 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई है। तो वो मान लीजिए किसी बस का इंतजार कर रही है, ठीक, या रेस्ट वो खड़ी हुई है। आपको क्या लगेगा कि वो हमेशा आपसे 2 मीटर की पोजीशन पर, दूरी पर ही खड़ी हुई है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि बेटा आपको ये लगेगा कि आपकी जो महिला मित्र है या आपकी जो दोस्त है, ठीक है, जिसको आप चाहते हैं कि भाई ये हमारे पास 2 मीटर पे हमेशा खड़ी रहे, बल्कि 2 मीटर 0 हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई कि ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे, तो आपको क्या लगेगा कि रेस्ट पर है। ओके, अब मान लीजिए अभी भी ये रेस्ट पर लगेगी। मान लीजिए लड़की चलने लग जाती है, आपकी महिला मित्र चलने लग जाती है और आप भी उनके पीछे पीछे चल निकलते हैं, और आपने इस स्पीड से चल रहे हैं कि आपके जो बीच की डिस्टेंस है वो आपको अभी भी 2 मीटर कंटिन्यूसली बनी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा कि आपकी दोस्त अभी भी, ऐसा लगेगा आपको रुकी हुई है, क्योंकि आपकी दोस्त जिस स्पीड से चल रही है आप भी उसी स्पीड से चल रहे हैं। तो आपको अभी भी लगेगा कि आपकी दोस्त खड़ी हुई है आप ही के बाजू में, ठीक है। थोड़ा सा ये रिलेटिव से मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन देखिएगा, मान लीजिए अर्थ है, क्या है बेटा? अर्थ। तो अर्थ पे खड़े किसी पर्सन को क्या लगेगा कि पर्सन ऑलवेज भी रेस्ट पर। आदमी मान लीजिए कोई सब रेस्ट पर है, कोई यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो आपको देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि आप रेस्ट पर है या नहीं है। लेकिन आपको पता है कि अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट। तो यही आदमी किसी अदर प्लैनेट पर चला जाए और आपको वो देखे, तो उसको क्या लगेंगे? आप चलते हुए नजर आएंगे ना। तो यार ये तो सिचुएशन चेंज हो गई कि हमने सर यहाँ खड़े होकर देखा तो हमें रेस्ट पर नजर आया, हमने दूसरे प्लैनेट पर जाकर देखा तो हमें मोशन में नजर आया। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट टर्म। ये डिपेंड करता है कि आपका रेफरेंस फ्रेम क्या है। समझना, थोड़ा सा छोटे कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। हालांकि मुझे लगता है कि सारे 95 परसेंटाइल वाले बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो सब समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी बस के अंदर आप बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं खड़े कर देता हूँ सबको अब बैठाने के लिए, थोड़ा डायग्राम मेरा इतना अच्छा नहीं है। हमारे ड्राइवर साहब इधर बस चला रहे हैं, इनको तो बैठाना पड़ेगा, इनको खड़े नहीं कर सकते। यदि इनको खड़े कर दिया तो फिर तुम लोग आ जाओगे, तुम्हें पता है ना, ठीक है। ये मान लीजिए ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये सी पर्सन है, ये डी पर्सन है। तो एक सब मान लीजिए ड्राइवर हमारे अंकल है, तो आपको क्या लगेगा कि ए को सी रेस्ट पर लगेगा, बी को भी सी रेस्ट पर लगेगा। मगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त बाहर खड़ा हुआ होता है और आप बस लेकर जा रहे होते, तो इस ई वाले पर्सन को आपको क्या लगेगा? ए बी सी डी सब चल रहे हैं। तो यार जैसे देखिएगा अंदर खड़े हुए लोगों को सब एक दूसरे को रेस्ट पर नजर आ रहे थे, तो बाहर खड़े हुए को सब चलते हुए क्यों नजर आएंगे? क्यों? क्योंकि देखो बेटा, आपका पहले फ्रेम जो था, ये फ्रेम क्या था आपका? यहाँ पर था, आप यहाँ खड़े होकर देख रहे थे, अब आपने फ्रेम चेंज कर दिया।
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। मोशन और क्या बोलते हैं, रेस्ट के बारे में समझे आप लोग कि मोशन क्या होगा, रेस्ट क्या होगा, समझे ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सामने, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिए क्या रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म। मैं डायग्राम मिटा दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, ये सब चीजें समझाई थी मैंने। यहां लिख देता हूं दोनों के बीच में, रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट टर्म। ये डिपेंड करेगा कि आप रेस्ट पर है, मोशन पर है, क्या डिपेंड करेगा, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा, मान लीजिए कोई आपके एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो आपको क्या लगेगा, मान लीजिए आप यहाँ खड़े होकर सबको देख रहे हैं, मतलब आप ओरिजिन पे खड़े होकर देख रहे हैं, आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये आइसक्रीम है, ठीक है, ये आइसक्रीम आपके सामने हमेशा x मीटर की दूरी पर रखी रहती है, तो आपको क्या लगेगा कि ये हमेशा रेस्ट पर है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आप क्या करोगे, अपने आप को कहीं पर स्टे करके देखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी, इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्वर, इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ऑब्जर्वर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी, जहां से आपको लगेगा कि ऑब्जर्वर रेस्ट पर है या मोशन में है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग यूज करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो यार मेरे को तो कभी समझ में आया नहीं था पहले ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या, कि इट्स डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा सब कुछ था। तो ये तो मुझे समझ में आया नहीं था स्टार्टिंग में जब मैं स्टूडेंट था, लेकिन अब तो समझ में आता है ना, क्योंकि पढ़ाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं व्हेन ऑब्जर्वर अटैच्ड with coordinates is called frame of reference, ठीक है यार। देखिएगा मान लीजिए आपके सामने यही चीज मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, ये y है, ये जो भी मैंने समझाया आपको, ये z है। आपने अपना ऑब्जर्वर कनेक्ट कर दिया कोऑर्डिनेट्स के साथ, आप इधर चल सकते हैं, आप इधर चल सकते हैं, आप तीनों देखो, तीनों होता है ना ऐसे, ये ऐसे ऐसे तीन एक्सिस होती है x y z, ठीक है। तीनों एक्सिस के साथ है, आपने ऑब्जर्वर कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया बेटा, ऑब्जर्वर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ऑब्जर्वर जैसे ही आपने कनेक्ट किया आपका कोऑर्डिनेट्स के साथ, और यदि आप इसमें और टाइम को भी इंक्लूड कर देते हैं, कि आप मान लीजिए आप ऑब्जर्वर के साथ आप टाइम भी इंक्लूड कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। वैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन यही कहती है कि आपने क्या किया बेटा, आपने ऑब्जर्वर को कनेक्ट कर दिया, किससे, कोऑर्डिनेट से। इसका मतलब ये है कि आप किसी पॉइंट पर खड़े हो गए, वो पॉइंट आपका ओरिजिन हो गया, ओरिजिन होने के बाद आप उस पॉइंट से खड़े होकर आप ऑब्जेक्ट को देखिए। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे वैसे ही आपको समझ में आएगा कि आपका ऑब्जेक्ट कर क्या रहा है। तो आप जिस पोजीशन पर खड़े हुए हैं, जिस एक्सिस के साथ खड़े हुए हैं, वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो थोड़ा सिंपल शब्दों में कहें तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं है, आप कहाँ खड़े होकर देख रहे हो वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों फ्रेम ऑफ रेफरेंस इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर कहीं पे भी खड़े होकर देखें, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसको समझना चाहिए। ऐसा बड़ी बात नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने चेंज किया तो आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशंस भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बस वाला एग्जांपल दिया था, अंदर बैठे लोगों को सब लोग एक दूसरे से रेस्ट पर नजर आ रहे हैं, जबकि बाहर खड़े लोग को क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है जी, सब चलते हुए नजर आ रहे हैं ना।
तो जैसे ही आपने अपना फ्रेम चेंज किया वैसे ही आपकी सारी चीज़ें चेंज जाती है। इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हमने किसी जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को कोऑर्डिनेट्स के साथ अटैच कर दिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी देखो, जिसको कुछ लिखना है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते। जहाँ मुझे लगेगा कि आपको लिखना है वहाँ आप बिल्कुल पॉज करके लिखिएगा, ठीक है बेटा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? दो तरह के फ्रेम होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अब देखिएगा, व्हेन ऑब्जर्वर एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब ऑब्जर्वर कहीं पर रेस्ट, ऑब्जर्वर जब रेस्ट पर खड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए नॉन इनर्शियल फ्रेम इज वेरी डेंजरस फ्रेम, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो बहुत ही आपको प्रॉब्लम आने वाली है, वो बहुत बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि बस टाइप बता दूंगा कि क्या होता है। जब आप कहीं खड़े हो कि चुपचाप से रेस्ट पर खड़े हो कि आप किसी को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को, आपका कुल्फी, आपका जो कुल्फी है ये, ठीक है, इसको आप देख रहे हैं, रेस्ट पर हैं आप भी, ये भी रेस्ट पर है या चल रहा है, जो भी है, तो ये आपका जो फ्रेम है ये इनर्शियल फ्रेम है। या फिर आप कंटिन्यूसली चल रहे हैं लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तब भी ये इनर्शियल फ्रेम होगा। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो हम कहीं पर खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसीलिए तो हमें ऑब्जर्वर बोला। हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं चुपचाप से कहीं खड़े होकर, या फिर हम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलते हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो फ्रेम होता है वो इनर्शियल फ्रेम होता है। ये सब स्कूल की डेफिनेशन है, इसीलिए मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। अदरवाइज आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हम तो यार वैसे भी जेईई और नीट पढ़ाने वाले लोग हैं, तो हमको तो वैसे भी आपको वो सब चीज़ें बतानी पड़ेगी कॉम्पिटिटिव, ठीक है। वैसे तो ये चीज़ है कि आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। तो आप जब कहीं पर खड़े होकर कोई ऑब्जर्वर आप खुद होंगे ना, जब आप खुद देखेंगे तो ऑब्जर्वर जब कहीं पर रेस्ट पर खड़ा हुआ है, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम थोड़ा सा डेंजरस होता है, ठीक है, बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आता। जैसे मान लीजिए कोई चल रही थी, बस ही चला देता हूं मैं, बिना पहियों की बस कैसे चलेगी सर, ठीक है, और आप इस पर आकर खड़े हो गए और ये कंटिन्यूसली बहुत कंटिन्यूसली चले जा रही है, तो आप बस पर खड़े हुए हैं, तो आपका जो फ्रेम है, आप जिस पर खड़े हुए हैं, वो मान लीजिए ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है, एक्सेलरेटेड है। आप जानते हैं, ये छोटी क्लास में पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा भी है, नहीं समझ में आएगा तो अभी आगे अपने आप जब आप कंटिन्यूसली आप जब वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो यार, मैं आपसे सिर्फ इतनी चीज़ चाहता हूँ, आप मुझे प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, मैं पूरा एंटायर सिलेबस फिजिक्स पढ़ा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। जितनी मुझे आती है वो सब पढ़ा दूंगा मैं यहाँ पर, बस आपका प्यार और सपोर्ट ही चाहिए, और कुछ नहीं मांग रहा आपसे, है ना। तो आपका प्यार और सपोर्ट दे दीजिए। मैं एसएम सर, आपका एसएम सर आपको पूरा फिजिक्स पढ़ा देंगे, 11th 12th सब पढ़ा देंगे आपको, जेईई नीट सब पढ़ा देंगे, बस आपका प्यार दे दीजिए। तो आप क्या है, जब जिस फ्रेम पर जाके खड़े हुए कंटिन्यूटी एक्सेलरेटेड है, ऐसे फ्रेम को हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो हमें बड़ी गंदी बातें करनी होगी जी। कहाँ पर करेंगे, आगे के वीडियोस में करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन तो बड़े अच्छे आते हैं, तो वो भी करेंगे क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है, बस बेसिक से इंट्रोडक्शन है ये काइनेमेटिक्स का, इसमें आपको कुछ लिखना ऐसा कुछ है नहीं। जो मैंने हेडिंग्स लिखे हैं वो हेडिंग्स लिख लो,
उनको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, वही सब कुछ है। कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, वो रिलेटेबल टर्म है जो आपको आपके ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा होकर देख रहा है वो रेस्ट और मोशन डिसाइड करेगा। ठीक है। दूसरी चीज हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को आप ऑब्जर्वर के साथ कनेक्ट कर दो तो वो रेफरेंस फ्रेम होता है। यदि आपका ऑब्जर्वर कहीं पर रेस्ट पर खड़ा हुआ है तो वो आपका इनर्शियल फ्रेम होता है। यदि कोई ऑब्जर्वर आपका किसी फ्रेम के साथ कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड है, ये चीज़ यहाँ नहीं समझ में आएगी, मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको। ये चीज़ आपको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम पेशेंस रखना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आगे जाके बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई बेटा। ओके, तो यहाँ पर देखो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता इस वीडियो को, क्योंकि मेरा भी पहला वीडियो है। और मैं नहीं चाहता, बस आप इसको × 2 की स्पीड पे भी देख सकते हैं ताकि आपको जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो समझ में आनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे बेटा, स्पीड। हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद पढ़ेंगे स्पीड वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आपको समझ में आने लगेगी ना तो आपको फिजिक्स आसान लगने लगेगी। और एक बात ध्यान दे देता हूँ, आप देखो 10th की तरह पढ़ाई करोगे तो काम चीज़ें नहीं होगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। एंटायर सिलेबस बहुत बड़ा है हमारा फिजिक्स का, फिजिक्स को हल्के में नहीं लेके चलना, लेकिन मैं आपको फील के साथ पढ़ाऊँगा और आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं बेटा। ठीक है, आपका प्यार और सपोर्ट बनाइए रखिएगा एसएम सर के साथ, और एसएम सर आपके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।